हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। पिछला वीडियो मैं संविधान स्टार्ट किए थे, पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि अगर पिछला वीडियो अगर वॉच नहीं करते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा समझने में मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उस वीडियो को वॉच कर लें और उसके बाद इस वीडियो को वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, मैं थोड़ा देर के लिए मैं उस वीडियो को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। वैसे मैं पिछला वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वॉच कर लें। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि और इसको मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा, चूँकि मैं ये ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं तो मैं इस पर कोई भी समय नहीं दूंगा और आपको सिर्फ रिवीजन करवा देता हूं। भारतीय संविधान स्टार्ट किए थे तो भारतीय संविधान को इंग्लिश में जैसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है? जैसा कि जानते हैं कि संविधान क्या होता है, सभी के लिए बराबर कानून होता है, उसी को संविधान कहा जाता है। देश और राज्य को शासन कैसे चलेगा, इसकी उसको चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होता है उसको हम संविधान कहते हैं। क्या? जिस किताब की आवश्यकता होता है उससे संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन है जिसे भाग कहते हैं और उस लेसन में कुछ टॉपिक लिखा हुआ होता है जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। फ़िलहाल में 395 अनुच्छेद है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। 22 भाग है, बिल्कुल जानते होंगे और मैं पिछला वीडियो में इसको क्लियर कर चुका हूँ। तो वीडियो को उसको वॉच कर लें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप और टाइप बाय टाइप में करवाते चल रहा हूं। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पिछला वीडियो भी वॉच कर लें ताकि इस वीडियो में आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। भाग 1 में जो है यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी है। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरेशन से जो राज्य जो मिलकर मिलते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, वो कॉन्फेडरेशन में अगर हैं तो वो अपने देश से राज्य अलग हो सकते हैं, कॉन्फेडरेशन में है तो। उसी प्रकार फेडरेशन का मतलब होता है संघ। क्या? फेडरेशन का मतलब होता है संघ। राज्य मिलकर इसमें भी एक देश का निर्माण करता है और कुछ शक्तियाँ जो होती हैं अपने देश को दे देते हैं और वही शक्तियाँ का प्रयोग करता है उनका देश। तो इससे भी क्या होता है ना, इससे भी वो राज्य जो होता है वो अलग हो सकता है। क्या? इससे भी इस देश से भी उसका राज्य अलग हो सकता है। यूनियन आता है, यूनियन में इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। जैसा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में कितना है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या कोई राज्य चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएं तो क्या संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि भारत कैसा देश है? भारत एक यूनियन है। क्या? भारत एक यूनियन है और इस यूनियन से आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत एक कैसा देश है? संघीय देश है। क्या? संघीय देश है और इस देश से राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। क्या? राज्य अलग नहीं हो सकते। तो अमेरिका जो है फेडरेशन में आता है, जबकि भारत यूनियन में आता है। ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अनुच्छेद 2 क्या है? संसद को अधिकार है कि यदि कोई भारत के बाहर कोई देश है तो भारत में मिलना चाह रहा है तो उसे सेक्शन 2 के द्वारा वो भारत में मिल सकता है। जैसा कि सिक्किम के बारे में एग्जाम्पल लिए थे कि सिक्किम 35वां संविधान 1974 के द्वारा, क्या 35वां संविधान 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। तो सिक्किम क्या था? एक सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 में, जो कि ये क्या था? जो कि ये अलग देश था। देश से हम अपने देश में ये आया है सिक्किम। ठीक है, जो कि 22वां राज्य बना है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि ये मतलब कि भारत की कोई राज्य है वो अपने सीमा में या नाम में परिवर्तन करना चाहे
तो वो अनुच्छेद 3 के तहत वो नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश था उससे अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हुआ था कौन? झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो ये संसद मतलब ये जो चेंज करता है वो संसद के सदस्य करते हैं। क्या? संसद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के सहमति से ये संभव हो पाता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में ये है। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग हम करेंगे और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। क्या? अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे और अनुच्छेद 3 का यदि हम प्रयोग करते हैं तो अनुच्छेद 4 कहता है कि आप भारत के राष्ट्रपति से सहयोग नहीं भी ले सकते हैं। क्या? भारत के राष्ट्रपति से आप सहयोग नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्या? ये अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसलिए अनुच्छेद भारत जो है अखंड भारत था, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहला 1893 में डुरंड लाइन को खींच दिया गया। क्या? डुरंड लाइन को खींच दिया गया और अफ़गानिस्तान हमसे अलग हो गया। क्या? अफ़गानिस्तान हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। कब? 1893 ईस्वी में अखंड भारत का पहला टुकड़ा हो गया और अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार अलग हो गया। क्या? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार जो पहले बर्मा था वो अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा आया और हमसे पाकिस्तान अलग हो गया। कब? 1947 ईस्वी में। क्या? अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। क्या? ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ था वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान। तो बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया, जैसा कि आप लोग अच्छे तरह से जानते ही होंगे, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो रेड क्लिफ लाइन, क्या? रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन अलग करती है। क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर जो होती हैं वो जीरो लाइन से निर्धारित किया जाता है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने जो इंग्लिश थे हमारे देश को 3 विकल्प दिया। क्या? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त अंग्रेज़ ने हमको 3 विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया? कि भाई जो लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और जो लोग भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिल सकते हैं, और जो भाई स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र देश बना सकते हैं। क्या दिया विकल्प भैया? अंग्रेज़ों ने हमको 3 विकल्प दिया। बोला पाकिस्तान में अगर आप मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल लीजिए, और अगर भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रह लीजिए, और अगर आप स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। ये हमको वो इंग्लिश ने हमको विकल्प दिया। आप सोचिए, हमारा देश को तोड़ने में जो भूमिका है लोग जिन्ना को बोलता है, लेकिन यहाँ पर तो हम क्लियर कट है जो हम आपको बताए हैं कि अंग्रेज़ों ने हमको जो बताया कि आपको 3 विकल्प देते हैं। सोचिए, हमारा देश है और अंग्रेज़ ने हमको क्या बताया कि हम आपको 3 विकल्प देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 552 से अधिक देसी रियासत थे। क्या? उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त 552 से अधिक देसी रियासत थे, और 552 देसी रियासत जो थे उसको फिर ढाने की बात किया जाए तो उसमें सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन की महत्वपूर्ण मतलब जिम्मेदारी दिया गया। इन तीनों ने भारत में विलय सभी राज्यों को विलय करवा दिया, लेकिन 3 जो राज्य थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। क्या? 3 राज्य जो थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, और उस राज्य का नाम है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। क्या? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद दक्षिण में है, जूनागढ़ पश्चिम में है और जम्मू कश्मीर उत्तर में है। क्या?
जम्मू कश्मीर कहाँ है? उत्तर में है। भारत के उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर है। अब हम बारी बारी से इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं थोड़ा सा। हैदराबाद के निज़ाम जो थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। क्या? हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो रखा गया। और ऑपरेशन पोलो के तहत ही क्या? ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। क्या? हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। फिर जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है, एक गुजरात का एक देसी रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। क्या? एक गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु क्या? पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करवा दिया। क्या? रेफरेंडम करवा करके उसे भारत में मिला दिया। जनमत के मतलब है ये कि वहाँ जूनागढ़ में मैंने वोटिंग करवाया गया, और वोटिंग में जिसका मतलब पलड़ा भारी रहेगा वो मतलब पाकिस्तान में जा सकता है या भारत में भी आ सकता है। तो वहाँ पर वोटिंग करवा करके सरदार पटेल ने वोटिंग करवाया, और वहाँ भारत में लोग रहने वाले की जनसंख्या बहुत ज़्यादा पड़ी, और जिसके फलस्वरूप जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। क्या? जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। अब बात आता है जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर की बात आता है तो जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी। क्या? यहाँ की जनता था कैसा? मुस्लिम था, लेकिन राजा हिंदू थे। उनका नाम क्या था? हरि सिंह। क्या? हरि सिंह उनका नाम था। क्या नाम था? हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम न तो भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। क्या? हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। कौन बोला? मतलब यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता कैसे थी? मुस्लिम था, लेकिन राजा हरि सिंह क्या थे? हिंदू थे। उन्होंने कहा कि हम न तो भारत में रहेंगे भैया, न तो पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। क्या? हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादी जो थे, आतंकवादियों को घुसपैठ करवा दिया। क्या? पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया, और फलस्वरूप हरि सिंह ने मैसेज किया किसको? नेहरू जी को, कि भाई हम नहीं बचेंगे, हमको बचा लीजिए। अंत में नेहरू जी सरदार पटेल को मैसेज दिए। उन्होंने सरदार पटेल जाकर के 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए, और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया। क्या? जम्मू कश्मीर को भारत का अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को सरदार पटेल जी ने भारत का अंग बना दिया। तो इस तरह से हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर जो 3 राज्य ऐसे थे जो भारत को धोखा देना चाहते थे, भारत को धोखा देना चाहते थे। इसलिए सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, इन तीनों ने मिलकर हमारे देश के जो टुकड़े थे तीनों, वो तीनों जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उनको भारत के अंदर लाने में सफलता प्राप्त किए। तो इस तरह से हम अखंड भारत का ये चीज़ को हम देख पाए। अब देख लेते हैं भाषा के आधार पर कुछ कमेटियां बनी थी। क्या? भाषा के आधार पर कुछ कमेटी बनाई गई थी उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस वक्त लगभग 1950 से 1955 के बीच हमारे जो कुछ कमेटी बनाए, भाषा के आधार पर राज्य कुछ मांग कर रहे थे कि हमारा भाषा ये है, हम अपने भाषा के तहत राज्य बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त एस.के. धर कमेटी थी। क्या? सबसे पहले एस.के. धर कमेटी आई। तो एस.के. धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग किया 1948 ईस्वी में। क्या? 1948 ईस्वी में भाषा के आधार पर एस.के. धर कमेटी की मांग भाषा के आधार पर एस.के. धर कमेटी की मांग किया गया 1948 ईस्वी में, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन हुआ और भाषा के आधार पर गठन नहीं हो पाया। फिर बाद में चल के जे.वी.पी. समिति आई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सितारमैया और एक और थे जिनका नाम हम भूल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सितारमैया थे, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम हम मिस कर रहे हैं। उन्होंने भी भाषाई आधारों पर राज्यों का गठन का विरोध किया।
फिर बाद में चल के 1952 में तेलुगु भाषा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु। क्या? पेट्टू श्रीरामुलु। क्या? पेट्टू श्रीरामुलु थे, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या? पेट्टू श्रीरामुलु जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक भूख हड़ताल रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्या? 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हुआ तो जनता में विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, जनता विरोध करने लगा, जिसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य बना। क्या? आंध्र प्रदेश जो बना वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। इसके बाद जो हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया 1953 में, जिसका नाम पड़ा फजल अली आयोग। क्या? फजल अली आयोग। यानी भाषा के आधार पर, क्या? भाषा के आधार पर गठित हुआ एक राज्य आंध्र प्रदेश, उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है फजल अली आयोग। इसने रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किए थे। क्या? इनका जो रिपोर्ट आया वो 1956 में रिपोर्ट आया और भाषा के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर उस वक्त 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार भारत का विशाल सम्राट जो सिमटकर अभी जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था। क्या? पहले जो था 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, बच गया 28 राज्य। क्या? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को, क्या? जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से संख्या हो गई 9, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अभी एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली है और दमन दीव है जो गुजरात के नीचे है, उसको क्या एक कर दिया। क्या? दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है उसको एक करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस तरह से हम देखें कि अभी प्रेजेंट में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो इस तरह से हमारा देश राज्य, यूनियन, फेडरेशन से लेकर संविधान, हर तरह की चीज़ मैंने हर तरह की चीज़ों का मैंने जिक्र किया। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इन सारे चीज़ों को, अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश को मैंने देखा। सारा चीज़ को मैंने